हाय एवरीवन, देवेश here। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम जो वीडियो लेक्चर्स अभी ला रहे हैं उसको आपका काफ़ी हेल्प हो रही होगी। और सिंस प्रीलिम्स की डेट जो अब एक्सटेंड हो गई है, इट इज़ ऑन 24th of September नाउ टेंटेटिवली। सो काफ़ी टाइम मिल गया है आपको। मोर देन 70 डेज आर देयर। सो आई होप आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। एंड सो अगर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी सीरीज। सो पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? अगर मैं सिंपल चीजों में बात करूं तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है जब बैंक्स अपने एसेट्स को रिपैकेज करता है, ठीक है, और उसको सिक्योरिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में बेचता है सो एज टू गेट मोर मनी। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि एक बैंक ने 100 करोड़ के लोन दे रखे हैं। अब ये लोन जो है ये बैंक के एसेट्स हैं, ठीक है, बट बैंक नीड्स मनी। लेट्स से बैंक को पैसा चाहिए, बैंक क्या करेगा, इन 100 करोड़ के लोन को 100 शेयर्स में डिवाइड कर देगा, 100 बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में डिवाइड करेगा, जो ये मार्केट में फ्लोट करेगा। और इससे बैंक को पैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में लोग इससे सिक्योरिटीज खरीदेंगे जिसमें उनको बाद में जाके इंटरेस्ट मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो आंसर हियर वुड बी बी। इट इज पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। लोन जो बैंक का था दैट वाज द बैंक्स फाइनेंशियल एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो मार्केट में जाके ट्रेड की जा सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो ये रेशियो है बैंक के कैपिटल का टू इट्स रिस्क वेट एसेट, ठीक है, कि बैंक के पास कितना कैपिटल है और उसके एसेट्स में से कितनी परसेंटेज है जो रिस्की है, जो एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिससे लॉसेस आ सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बैंक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि बैंक के पास सपोज 100 करोड़ का कैपिटल है और बैंक के 80 करोड़ के अगर एसेट्स जो है वो लॉस मेकिंग है, तो वो बैंक का घाटे में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और जिस बैंक का ये रेशियो ज्यादा होगा वो बैंक प्रॉफिटेबल ज्यादा रहेगा, वो अपने कस्टमर्स को, अपने डिपॉजिटर्स को, अपने लोनीज को बेटर सर्व कर पाएगा, कैपिटल शॉर्टेज नहीं होगी, बैंक की बैंक्रप्सी के चांसेस कम होंगे। सो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे है कि इट इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू maintain in the form of their fund to offset any losses the bank incur in the account holders fail to repay। अगेन कोई भी अकाउंट अगर एनपीए कन्वर्ट हो जाता है तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस अमाउंट को ऑफसेट कर पाए, उसको सिक्योर कर पाए, अपने जो जिनके डिपॉजिट्स हैं उनको सिक्योर कर पाए, ठीक है। सेकेंडली, बैंक इट इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स नहीं। सी, बेसल 3 नॉर्म्स जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली 11.5% का सीएआर मेंटेन करना है बैंक्स को। ये पहले 9.5% था, अब 11.5% हो गया, ठीक है। बेसल 3 नॉर्म्स का अगर कभी भी क्वेश्चन में आए तो इट इज रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम। इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, बैंकिंग रेट्स जो हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं। और स्पेशली बेसल 3 नॉर्म की जरूरत पड़ी आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। आंसर here would be A only. Let's see next question. Which of the following, consider the following statements regarding additional tier 1 bonds. So ये एक ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं जिसमें जिसके टर्म्स में बैंक अपना कैपिटल रखता है, जो जनरली दे आर हाई यील्डिंग होते हैं इन नॉर्मल टाइम्स, बट जैसे ही क्राइसिस आता है, बैंक के ऊपर क्राइसिस आता है, दीज बॉन्ड्स गेट कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज और दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट सो दैट बैंक जो अपने डिपॉजिटर्स है उनको पे ऑफ कर सके, अपने जो डेट है उसको पे ऑफ कर सके, ठीक है। अब ये भी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ही एक सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन हुई है। और अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 3 नॉर्म्स, या दिस इज करेक्ट। दे आर परपेचुअल इन नेचर एंड हैव नो मैच्योरिटी पीरियड। ये भी एक फैक्टर जो आपको याद रखना चाहिए कि ये चलते रहते हैं, दे कैरी ऑन, इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है।
they can be written down in case of bank failure. रिटन डाउन का मतलब होता है कि बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाना जब जो ऑर्गेनाइजेशन उसको इशू कर रही है उसका फेलियर हो जाए। ठीक है, सो दिस वुड ऑल्सो बी ट्रू लॉजिकल है कि अगर बैंक ही फेल हो रहा है तो बैंक के जो बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू भी कम होगी। ओके, सो आई होप दिस दिस ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर क्लियर टू यू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट इज अबाउट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो रिकैपिटलाइजेशन बेसिकली एक 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 कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होता है जब बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं, बैंक्स को कैपिटल चाहिए होती है सो दैट उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा तो बैंक्स की जो एबिलिटी टू गिव लोन्स है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करती है जिनका नाम होता है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। ठीक है, और ये बॉन्ड्स जो है वो खरीदता है बैंक। अब ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है मनी, ये बॉन्ड्स बेचने से, कि गवर्नमेंट अगेन ट्रांसफर करती है बैंक को। ठीक है, ताकि बैंक का जो कैपिटल है वो बढ़े और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़े। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। इस पूरे प्रोसेस में कोई नई पैसा नहीं क्रिएट हो रहा, बस बैंक का जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के बैंक में स्टेक्स बढ़ रहे हैं। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दैट इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक्स, दिस इज ट्रू। सेकंड, गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच रही है तो बैंक से उसके बदले पैसे ले रही है। गवर्नमेंट पुट्स मनी इनटू द बैंक्स एज ए क्रेडिटर, ये नहीं, गवर्नमेंट मनी जो बैंक में डाल रही है दैट इज एज अ शेयर होल्डर। ओके, विल प्रोवाइड सेफ्टी टू डिपॉजिटर्स। हाँ, क्योंकि डिपॉजिटर्स के सेफ्टी के लिए ही पूरा ये सीएआर का फंडा है, ताकि बैंक्स डूबे ना। अगले जो स्टेटमेंट्स हैं वो फैक्ट्स हैं कि ग्रॉस एनपी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज फॉलन टू 5%, दिस इज ट्रू। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज इंप्रूव टू 16, दिस इज ट्रू। ठीक है, सो आंसर हियर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है, ये एक रिसेंट इनिशिएटिव है, पिछले 7 8 9 साल पहले का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें अब गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं वो बाहर जाके अप टू 2.5 लाख यूएस डॉलर्स तक रेमिट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं फॉर एजुकेशन, टूरिज्म, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इन सब पर्पजेज के लिए आप बाहर जाके खर्च सकते हैं। अब पहले जो था दे दिस लिमिट वाज टू लो। ठीक है, आप ज्यादा पैसा बाहर ले जाके खर्च नहीं कर सकते थे, और इसका रीजन ये था कि आउटफ्लो ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि इंडिया के, आपको अगर पता होगा कि 1990s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम रह गए थे। 1 या 2 हफ्ते की हम अपनी सप्लाईज ऑयल्स वगैरह ले सकते थे, इतने फॉरेन रिजर्व्स कम रह गए थे। सो एज टू इंश्योर कि फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट ना हो, ये रैशनिंग हुई जहां पे आप बाहर जाके ज्यादा नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट अब हमारे फॉरेन रिजर्व्स काफी हैं, और लास्ट ईयर या 2 साल पहले फॉरेन रिजर्व्स वर एट ऑल टाइम हाई। तो अब लिबरलाइजेशन करने का टाइम आ गया कि लोगों को छूट दी जाए, दे कैन इन्वेस्ट, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स ओनली एंड नॉट कंपनीज, दिस इज करेक्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल अकाउंट क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट आप ये स्टेटमेंट देख लीजिए कि ये सही है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन दिस स्कीम। अगेन, ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, यानी कि आप स्पेकुलेट करके डॉलर या पाउंड खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकते, आप जाके खर्च सकते हैं। ओके, सो statement, all of these statements are correct and answer would be D. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, which of the following instruments are permitted for receiving foreign investment in an Indian company? इंडियन कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई या एफपीआई अगर आ रहा है तो इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं यूज। सी, शेयर्स, ऑब्वियसली एफपीआई का अंदर या फिर एफडीआई के अंदर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स,
तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर अगर सपोज कंपनी का कल बैंक्रप्सी हो जाती है, कंपनी बिकती है, तो इन शेयर्स जो होल्डर्स हैं उनको सबसे पहले पैसा मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनमें भी अलाउड होता है। शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जहां पे एक प्री डिटरमाइंड रेट और प्री डिटरमाइंड टाइम के हिसाब से आप शेयर्स इन फ्यूचर खरीद सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आई डोंट थिंक दे लास्ट। आंसर इज डी, इस पे इतना ध्यान मत दीजिए। अगले आने वाले क्वेश्चन जो हैं दे कैन बी इंपॉर्टेंट। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन सी चीजें हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है? अब सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, दैट इज इन इक्विटी मार्केट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन डायरेक्ट जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कंपनी, सपोज यूएस की कंपनी आके इंडियन कंपनी के साथ में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेवर बी शेयर होल्डर। ठीक है, सो कोई फॉरेन कंपनी आके गवर्नमेंट इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर नहीं बन सकती। सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दिस इज ट्रू। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, these are also true. And फाइनेंशियल लीज, अब फाइनेंशियल लीज जो है दिस इज अ काइंड ऑफ ए डेट इंस्ट्रूमेंट, और एफडीआई जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं करता। सो आंसर हियर इज बी। ठीक है, अब एफडीआई इन इंडिया कैन हैपन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे। सी एफडीआई जो है ना वो तीन तरह से होता है। सब्सिडियरी बना के, यानी कि एक बाहर की कंपनी आके, ए लपोर्ट लेट से यूएस की कोई एमएनसी है, वो यहाँ पे आके अपनी एक सब्सिडरी क्रिएट करे, एक नई कंपनी क्रिएट करे जो उनकी सब्सिडरी होगी। ठीक है, सो वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, नई फैक्ट्रीज बनाएंगे। सेकंड, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर सपोज जनरल इलेक्ट्रिक प्लस एचएएल का जो अभी दो तीन दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही जो यूएस और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है, उनमें एक इंजन जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में यूज होंगे, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। दोनों कंपनीज एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करेंगी और एस्टेब्लिश करेंगे फैक्ट्रीज इंडिया में। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स एक्वायर करके कंपनी की ओनरशिप करके आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एफडीआई जो अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड एफडीआई वो होता है जहां पे आप बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, नई फैक्ट्री बनाएंगे, नए काम स्टार्ट करेंगे, नए सेक्टर में घुसेंगे। ब्राउन फील्ड वो होता है जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री में आप आके पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको आगे के लिए पता होना चाहिए। तो इस केस में ये तीनों आंसर सही हैं। आंसर इज सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the foreign direct investment. FDI investment happens mainly through primary market. This is correct. See, प्राइमरी मार्केट वहां पे जहां पे ओरिजिनली शेयर्स फ्लोट होते हैं, तो प्राइमरीली जो एफडीआई है वो प्राइमरी मार्केट से होता है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अबाउट इक्विटी सिक्योरिटीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने हमने पहले ही देख ली कि इक्विटी सिक्योरिटीज में एफडीआई डालते हो क्योंकि वहां पे आपको शेयर्स चाहिए कंपनी के, आप शेयर होल्डर बनते हो, आप आगे जाके उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, सो दैट इट्स मैनेजमेंट improves and you earn profit from that. FDI investment can happen through convertible debentures. Convertible debentures वो debentures हैं या bonds हैं जो later on get converted into securities. So ultimately securities में convert होंगी तो shares में convert होंगी तो you become shareholder. And answer here would be D. अब solution में there is a table given जहाँ पे FPI और FDI में difference बताया गया है। I urge you कि आगे वाले क्वेश्चंस करने से पहले आप वो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे वाले क्वेश्चन आप एकदम आराम से करेंगे। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में बात की गई। सी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर मनी, यू इन्वेस्ट योर पर्सनल, आप अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं और एक फैक्ट्री या फिर एक इंडस्ट्री में आके वहां की आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट वो उसकी इंप्रूवमेंट लाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आप सिर्फ पैसा आके इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में भी नहीं, इट कैन गो अक्रॉस सेक्टर। आपने बस शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, अब यूएस के सिटीजन हो या कॉर्पोरेट हाउस हो, आप इंडिया में आके तीन चार सेक्टर्स में पैसे लगा दोगे, आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, आपको उनकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट से कोई कंसर्न नहीं है, आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी तो आप पैसा लगा रहे हैं, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मेनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हैं। एफपीआई
मे हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट, मे हैपन, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन इन्वेस्ट बोथ इन डेट एंड इक्विटी, ये भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आके सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है तो डेट में भी कर सकते हैं, इसीलिए एफपीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर हियर वुड बी अगेन डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर मोर वॉलेटाइल देन एफडीआई, ये सही है, क्योंकि एफडीआई जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप आके इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक इंडस्ट्री को इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप उसकी मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे टेक्निकल एक्सपर्टीज ला रहे हैं, पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो यू आर इन फॉर द लॉन्गर टर्म। तो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन से आप बाहर नहीं जाएंगे, बट कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मतलब यही है कि अर्न फास्ट प्रॉफिट, जितने जल्दी हो सके वो पैसे मार्केट में लगाए और बाहर निकल गए, ठीक है। सो दे कैन बी वॉलेटाइल। फॉर एग्जांपल जब लास्ट ईयर यूएस के जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तो इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा विड्रॉल हुआ था, ठीक है। सेकंड, एफडीआई इन्वेस्टर्स कैन इजीली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट द मार्केट, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि आप पूरे एक इंडस्ट्री बिठा रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कंपनी खड़ी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी कि आप बहुत जल्दी कर पाए उसको। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज सेक्टर स्पेसिफिक, नहीं, मैंने बताया पहले कि दे आर नॉट सेक्टर स्पेसिफिक, दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। एफडीआई इन जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट, ये गलत है, क्योंकि इट्स द एफपीआई दैट जनरली टारगेट्स द कैपिटल मार्केट, और एफडीआई जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में जाके कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। सो आंसर हियर इज ए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये इसका पहला स्टेटमेंट है कि एफपीआई कैन इन्वेस्ट अप टू मैक्सिमम 10% इन इंडियन कंपनी, ये सही है। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी इज मोर देन 10%, इट इज ट्रीटेड एज एन एफडीआई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए, सो आंसर हियर वुड बी सी। Consider the following statements regarding foreign direct investment. FDI is mostly in non-debt instrument. This is correct. हम देखा कि it is mostly in equity. Second, FDI, if an earlier FDI investment of more than 10% comes below 10%, it will be treated as FPI. This is not true. क्योंकि एफडीआई आपने सेक्टर किसी स्पेसिफिक में डाला है, वहां पे चीजें खड़ी हैं, मैनेजमेंट में आप रोल प्ले कर रहे हैं, सो वहां पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है। एफपीआई को 10% से ज्यादा को एफडीआई इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि दैट इज वोलाटाइल, और हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। एफडीआई इज नॉट वोलाटाइल, एफडीआई के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफडीआई रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल लाइसेंस, दिस इज इनकरेक्ट। सेबी का अप्रूवल या लाइसेंस चाहिए होता है एफपीआई को, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल मार्केट के थ्रू करता है। एफडीआई को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है, और आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट, एफपीआई रिक्वायर्स सेबी अप्रूवल लाइसेंस, दिस इज करेक्ट। एफडीआई बोथ रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल एंड लाइसेंस, दिस इज इनकरेक्ट। दे नीड टू इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म करना है एफबीआई को, उनकी परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एफडीआई गेट्स अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज ट्रू। एफपीआई गेट्स अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज हायर इंटरेस्ट रेट, ट्रू, क्योंकि एफपीआई जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्लेस करता है, सो उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेंगे तो दे विल इन्वेस्ट एनीवेयर। एफपीआई गेट्स अट्रैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, सो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब है कि होम कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो एंड जो डेस्टिनेशन का इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस के बीच में डेस्टिनेशन और होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट अगर डिफर कर रहा है, इंडिया में अगर 6% मिल रहा है और यूएस में 4% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो दे वुड प्रेफर टू कम टू इंडिया। अगर इंडिया में 6% मिल रहा है, यूएस में 8% मिल रहा है, तो दे विल गो बैक टू यूएस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड आंसर इज डी। ओके, so overseas, consider the following instruments: overseas direct instrument investments, reserve assets and India's portfolio investments. See, overseas direct investments वो है जो इंडियन सिटीजन्स, इंडियन रेजिडेंट्स बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑफ एफडीआई, ठीक है। रिजर्व एसेट्स वो हैं जो फॉरेन करेंसीज जो हैं जो आरबीआई अपने पास रख रही है, ठीक है, हमारे लिए एसेट है। इंडियाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंडियाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इंडियन रेजिडेंट जो बाहर जाके शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ एफपीआई।
अब देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों होंगे। आरबीआई जो रिजर्व्स होल्ड कर रहा है दैट इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, जो भी पैसा आएगा वो लोगों का ही होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग foreign portfolio investment? Okay, let's see the statements. They they fund India's current account deficit. हाँ, देखिए जो पैसा आएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, वो एक तो आएगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर की टर्म्स में, और वो जो पैसा आएगा दैट कैन बी यूज टू फंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो वैल्यू में जो कॉस्ट में जो डेफिसिट है उसको फंड करने के काम आता है। सो दिस इज करेक्ट। दे हेल्प इन अचीविंग गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू। गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं कि जो पीएसयूज वगैरह हैं उसको डिसइन्वेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट की स्टेक कम की जाए। सो दे ओपन अ परसेंटेज शेयर ऑफ देयर पीएसयूज फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स, और जब बाहर के इन्वेस्टर्स आके भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट्स होते हैं उनको मीट करते हैं। दे आर लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया। डेफिनेटली इंडिया में आकर वो पैसा कमा के वापस जा रहे हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। FDI in India under government route is approved by which of the following agencies or bodies? So ये है respective administrative and departments। पहले डीपैम के पास से, DPIIT के पास ये होता था, बट अब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो करती है। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग में कोई आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो करेगी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में अगर आ रहा है तो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री करेगी। रोड्स में आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट करेगी। ओके, अब इस कौन सी एफडीआई कौन सी मिनिस्ट्री में जा रही है, कौन से एरिया के लिए है, वो डीपीआईआईटी का काम है उसको फिगर आउट करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज रिगार्डिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स है जो इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन में जाके नॉन रेजिडेंट इंडियन से गैदर करते हैं, और ये जो है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेट या लोन की फॉर्म में। सो दिस इज करेक्ट। ट्रेड क्रेडिट वो होता है कि जो एक फॉरेन बैंक सप्लायर या फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी एक इंडियन सिटीजन को देगा, इंडियन बिजनेसमैन को देगा फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हमने पहले देख लिया और ये भी सही है। फुली कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर ये होंगे तो यानी कि ये शेयर्स की बात आ गई है, हमने देख लिया वो नहीं अलाउड होते। सो आंसर इज C1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। External commercial borrowings is a part of foreign investment in India। देखिए ईसीबी जो है हमने देख लिया ऑलरेडी, इट्स अ फॉर्म ऑफ ए लोन। सो दिस इज नॉट एन एफडीआई और एफपीआई। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आपकी शेयर्स और इक्विटीज में नहीं जा रहा है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, फाइनेंशियल लीसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बिल्कुल सही है। फॉरेन करेंसी convertible bonds can be included in both ECB and foreign investment. This is also true, and answer would be again C, 2 and 3। एक और कॉन्सेप्ट आ गया मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स में बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज, यानी कि बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो रुपीज की टर्म्स में, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन करेंसी में होती है। ठीक है, सो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होगी तो वहीं के वहीं कन्वर्ट होकर रुपी में हो जाएगी, और जो रिस्क है जिसको उसमें इन्वेस्ट करना है उसको अपना पहले डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। सो रिस्क जो है वो बिजनेस जो पैसे जनरेट कर रहा है उससे शिफ्ट हो जाता है इन्वेस्टर में। तो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमें करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण जो लॉसेस है वो नहीं झेलने पड़ेंगे। सो दिस इज करेक्ट। रीपेमेंट इज डन इन फॉरेन करेंसी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बंदा डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा कि बाद में उसी करेंसी में रीपेमेंट हो। बाय इशुएंस ऑफ मसाला बॉन्ड्स द एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टर, ये हमने देख लिया, आंसर वेयर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू अ सेल्फ वर्क। ये कीजिए क्योंकि हमने सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आपको ये हो जाना चाहिए। नहीं होता अगेन टू लेट मी नो, विल डिस्कस इट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगेन रिवीजन आपकी अच्छे से चलनी चाहिए। डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। इकोनॉमी बड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, हमने पहले डिस्कस किया कि बट ये कॉन्सेप्ट्स अगर समझ गए तो यू कैन स्कोर वेरी वेल हियर। सो विद दैट इन माइंड
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।